अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 365 डिग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। तला जटोई की गैर मौजूदगी में आज प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म किए जाने के 7 बरस मुकम्मल होने पर आज दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 तारीख का वो स्या दिन है जब भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत को मनसूख करके वहाँ फ़ौजी महासरा मुसल्लत किया। ये इक़दाम न सिर्फ कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली है, बल्कि आलमी ज़मीर के लिए भी एक सवालिया निशान है। लाखों कश्मीरी आज भी बदतरीन जुल्म, जबरी गुमशुदगियों और इजहार राय पर पाबंदी जैसे मजालिम सह रहे हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाजी रैलियां तो निकाली जा रही हैं, लेकिन कश्मीरियों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए आखिर क्या मामला आगे बढ़ेंगे, इसका कोई जवाब अभी तक हमारे पास मौसूल नहीं हुआ है। प्रोग्राम में बात करने के लिए ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। और डॉक्टर हुसैन पंवर साहब IR एक्सपर्ट हैं, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और अज़हर जावेद साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अज़हर साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि कश्मीर में बर्बरियत जारी है और दुनिया उस पर खामोश है। हमें देखते हैं कि भारत ने साल हर साल से बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया हुआ है। दुनिया खामोश क्यों है? कोई हल क्यों नहीं निकल रहा इस चीज़ का? पहले बहुत शुक्रिया आपको, आपके मेहमानों को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत सलाम। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो शुरू से बेहिस है और उनकी बेहिसी को जस्टिफिकेशन मिलती है प्रैग्मेटिज्म के नाम से। यानी इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल मोरालिटी और इंटरनेशनल लॉ को पसे पुश्त रखते हुए आप अपने ज़ाती मफादात के हुसूल की काविशें करें। अब इस ज़िम्न में ज़ाती मफाद क्या है उनका? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लिहाजा इंडिया में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और ये मामला उस वक्त ज़्यादा तेज़ी पकड़ गया जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुख्तलिफ टैरिफ आयद किए चाइना पे, यूरोपियन मार्केट्स पे, कनाडा के ऊपर, तो उन्होंने रुख करना शुरू कर दिया इंडिया का। और फिर इसके साथ उसकी जस्टिफिकेशन के तौर पे वो कहते हैं कि हमारे कॉमन वैल्यूज़ हैं। यानी इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और चूंकि डेमोक्रेसी का आगाज़ वेस्ट से हुआ है तो यहाँ पे एक कॉमनैलिटी नज़र आती है। तीसरी बात यह कि वो इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर गर्दानते हैं। गो के वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इवन देन अगर उनके सामने एक ऑप्शन आता है कि चाइना को किस तरह कंटेन करें, जो कि करना चाहते हैं, उसके माशी असर रसूख को रोकना चाहते हैं, तो उनके पास हल इंडिया ही नज़र आता है। तो लिहाजा ये वो 3-4 वजूहात हैं जिसके बाइस वो इंडिया के साथ खड़े। और लास्ट उसकी जो वजह है वो इंडिया की बहुत ही ज़्यादा कुर्बतें हैं इजराइल के साथ, और इजराइल जो है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो जो लॉबिंग है वो उनके लिए बड़ी आसान हो जाती है इन ममालिक के अंदर। तो लिहाजा जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं कि मैं मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हूँ या कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आपको मालूम है कि एक प्रेशर बिल्ट हो जाता है न्यू कंजर्वेटिव्स और ज्विश लॉबी की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, और उन्हें इस बात से ज़रा पीछे हटना पड़ जाता है। तो ये वो वजूहात हैं जिसके बायस इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रॉपर काम नहीं कर सक रही। और आखिरी जुमला, चूँकि इस वक्त यूनाइटेड नेशन कमज़ोर है और उसकी ज़्यादातर फंडिंग का इन्हिसार अमेरिका पे हुआ करता था, और साथ में उनके इदारे भी वेस्ट के अंदर मौजूद हैं, और इंटरनेशनल लॉ और ऑर्डर दोनों इस वक्त बहुत ही कमज़ोर हालत के अंदर हैं। तो जितनी भी करारदातें हैं कश्मीर के हवाले से हो या फ़लस्तीन के हवाले से, वो पूरी नहीं हो पाती, और साथ में इसमें कहीं ना कहीं मजहबी बायसेस भी मौजूद हैं। ठीक है, बाबर अलाउद्दीन साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। बाबर साहब, भारत जो है वो सरयन तौर पर नज़र आता है कि इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। जिस तरह फ़लस्तीन में बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए इसराइल की जानिब से, उसी तरह से भारत कश्मीर के अंदर कर रहा है, और फिर पाकिस्तान को उसमें घसीटना, ऑपरेशन सिंदूर का बहाना बनाकर कश्मीर में पहले खुद हमला कराया, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ मामला बिगाड़ लिए।
अब हर बार सुबकी का सामना करना पड़ता है और हर बार मजालिम सहना पड़ते हैं कश्मीरियों को। इसको किस तरह से देख रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो कब तक रुकेगा? इसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, किस तरह से इसको रोकना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक इक़दाम का ताल्लुक है, अपने एंड पे तो हम यही कर सकते हैं और इसको मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं कि सफारती सतह पर इस मसले को हर जगह उजागर करते रहे, क्योंकि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। हमारा केस इंसाफ पर मबनी है और कानून पर मबनी है, बैन अवी कवानीन के मुताबिक है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल्स की करारदादों के मुताबिक है। हमें अपना केस को नए सिरे से बिल्ड नहीं करना। हमारे पास सबूत हैं हिंदुस्तान के मजालिम के, हम डोजियर्स उनसे शेयर भी करते रहते हैं। एज ए पॉलिसी कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमेशा से। जब भी पाकिस्तान के कोई वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में जाते हैं या वैसे भी वफ्द जाता है, तो कश्मीर का जिक्र तकरीर का एक लाज़मी जुज़्व होता है। वैसे भी हर फोरम पे इसके अलावा भी ये तो हम कर सकते हैं, हमें मज़ीद बेहतर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब 5 अगस्त 2019 को ये हिंदुस्तान ने यकतरफा तौर पर अपने आइन को मुअत्तल करते हुए, अपना आइन को एब्रोगेट करते हुए, उसमें से कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की हैसियत, खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, जो वो कर नहीं सकते थे। उस वक्त हमारी जो हुकूमत थी, मेरे नज़र में उन्होंने उस वक्त बहुत इसका एक स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि रद्द-ए-अमल के तौर पे हिंदुस्तान पे चढ़ दौड़ते। सफारती सतह पर उस वक्त हमने अलामती एहतजाज पे ज़्यादा तवज्जो दी और उस वजह से वो वक्त ऐसा था कि देखिए, जब लोहा गर्म होता है तो चोट लगाने से आप उसकी साख, उसकी शनाख्त, उसकी शेप बदल सकते हैं। बहरहाल वो तो अभी गुजर गया। अभी तो हमें आज प्रेजेंट टाइम में जिस हद तक हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान खुद ही बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं, जब चाहे पहलगाम हो या पुलवामा हो, अनंतनाग हो, बांडीपुरा हो, या फॉर दैट मैटर आपको पता ही है जो उनके मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रहे हैं, वो मकबूजा कश्मीर में करते हैं। उसी वजह से कश्मीर खुद ब खुद लाइमलाइट में दुनिया में आ जाता है। डॉक्टर साहब आगे बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। ताकतवरों की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे कानून की पासदारी कभी भी नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा कभी भी इतना मौसर नहीं रहा। ये ताकतवरों के लिए मौसर रहा है और यही रूल वाली जगह पे इसने ऐसे ही रहना है। हमने अपने इसमें से अपना रास्ता निकालना है। लेकिन एक बात हकीकत है, मैं आखिरी जुमला कहते हुए, कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है 2 एटमी ताकतों के दरमियान। दुनिया चाहते हुए भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जब कभी भी यहाँ पर इसकी बुनियाद पर जंग होनी है तो वो काफ़ी होलनाक होनी है। दुनिया उसकी मुतहम्मिल हो सकती है, नहीं हो सकती, ये भी बड़े बड़ों को, P5 कंट्रीज़ को, वो जो करता धरता उनको सोचने की बात है। हमें अपनी कोशिश बहरहाल हर वक्त करनी चाहिए कि कश्मीर का मसला हल हो और उजागर रहे दुनिया। ठीक है अजहर जावेद साहब, जैसा बाबर अलाउद्दीन साहब ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है कि दुनिया जानती है, मानती है मजालिम हो रहे हैं, लेकिन दुनिया करना भी कुछ चाहती है, खामोश भी है। ऐसा क्यों है कि नज़र भी आ रहा है, किया भी नहीं जा रहा और जुल्म भी होता जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त दुनिया में वही जो उन्हीं की आवाज़ सुनी जा रही है जो ताकतवर होते हैं। और इस मामले पे अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत बेहतर हुई है। जो आलमी सुपर पावर है इस वक्त अमेरिका, उसके जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो पाकिस्तान को सुन रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो तारीफ़ भी करते हैं। और जो पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस में किरदार अदा किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका का आप कह सकते हैं कि एक एतमाद भी हासिल हुआ है। तो इस सारी चीज़ों में जो अब मामला यह है कि पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होने से, पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होने से अब पाकिस्तान बेहतर तरीके से कश्मीर के मसले को अक़वाम आलम के सामने रख सकता है और इसके लिए बेहतरीन ज़रिया डोनाल्ड ट्रम्प है। अब डोनाल्ड ट्रम्प, ये अभी जो मामला है अमेरिका और ईरान का हल हो जाता तो उसके बाद मेरी तो यही एक एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तानी क़यादत से कि वो मसला कश्मीर के हवाले से जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जो लॉबिंग है उसको तेज़ किया जाए। काफ़ी अरसा हो गया, अभी देखने में नहीं आया कि किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन गए हों या इंटरनेशनली किसी फोरम पे इसको ज़्यादा उजागर करने की कोशिश की गई। हाँ, साल के साल अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसके इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ज़रूर इस पे बात करते हैं, लेकिन बात क्या है कि बात आपको कंटिन्यूस लॉबिंग की है। आपको कंटिन्यूसली लोगों को एहसास दिलाना होता है, बात करनी होती है। और अब जबकि इस सूरत हाल में अब फिर
सितंबर के एंड में सलामती कौंसिल का इजलास आ रहा है और वज़ीर आज़म उसमें शिरकत करेंगे, तो एक बार जी फिर पाकिस्तान के पास मौका है कि इस इवेंट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और ज़ाहिर बात है ये अमेरिका में भी हो रहा है, तो अब बिल्कुल। जो डोनाल्ड ट्रंप है इसका ज़रिया बन सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जंगें बंद करवाने का एक जुनून भी है, वो क्रेडिट भी लेते हैं। और मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान और भारत की जो वार को रुकवाने का भी क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये तो वैसे भी एक बड़ा सबसे जी बड़ा तनाज़ा है, और किसी भी वक्त दो जो न्यूक्लियर कुव्वतें हैं उनके दरमियान फिर से ठीक है। स्टैंड ऑफ आ सकता है। तो अजहर इट्स जावेद बेस्ट साहब, टाइम के मुनव्वर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। मुनव्वर साहब, जिस तरह अजहर जावेद साहब ने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं और जंगें रुकवाने का शौक़ है, हमने देखा कि जंगें रुकवाते हैं बाद में शुरू भी कर देते हैं, और फिर जो है वो मौजूदा हुकूमत का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ये मामला हल तलब है और सही तरीके से मामले को उठाया जाएगा आलमी सतह के ऊपर? मैं ये समझता हूं कि जब तक इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट नहीं होगा वो बातचीत की मेज़ के ऊपर कभी नहीं आएंगे। और ये इंडिया का पुराना पैटर्न है कि जब भी वो अंडर प्रेशर आते हैं तो वो फिर बातचीत पाकिस्तान के साथ शुरू कर देते हैं, और वो जब ये देखते हैं कि उस प्रेशर से वो बाहर निकले हैं तो उसके बाद वो बातचीत से मुंह मोड़ लेते हैं। और ये पैटर्न आपको तालिबान के बिहेवियर में भी नज़र आता है। जी तालिबान ने दोबारा ऑफर कर दी है पाकिस्तान को बातचीत के हवाले से, बिकॉज वहाँ पे एक रिजेंटमेंट उठ खड़ी हुई है अफगानिस्तान में, और वो बरसर पैकार हो गए हैं तालिबान के ख़िलाफ़। जी तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक प्रेशर नहीं आएगा तो ये मुमकिन नहीं है। रही बात प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में तो डे वन से मैं कह रहा हूँ कि वो क्राइसिस का शिकार है। और क्राइसिस का इसलिए शिकार है कि जितने पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस हैं अमेरिका में उसे इग्नोर कर दिया गया है। जितने फिल्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजर्स, जो प्रोफेशनल रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो लिहाजा इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, चाहे वो ईरान के हवाले से हो, यूक्रेन के हवाले से हो, ग्रीनलैंड के हवाले से हो, और वर्ल्ड ऑर्डर या अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से हो। मिसाल के तौर पे मार्को रूबियो साहब पहले फरमाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा इर्रेलेवेंट इदारा है, और 2 हफ्ते पीछे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि अब अक़वाम मुत्तहिदा का ये टेस्टिंग टाइम है कि वो ईरान को किस तरह से रोकता है कि इंटरनेशनल वाटरवेज जो हैं उनको खुला रखा जाए। जी तो उनके स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारे आपको तजाद नज़र आते हैं। इसके साथ मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो टीम मौजूद है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, न वो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, न वो डिप्लोमेट्स हैं, वो ज़्यादातर बिजनेसमैन है। मिसाल के तौर पे पीट हेक्सेट की अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को वो रिवाइज करने जा रहे हैं। जी इसका मतलब ये कि रीजनल वॉर्स के केस के अंदर वो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। वो नाम ले रहे हैं चाइना और रशिया का, लेकिन हम जानते हैं कि ये चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो एक कन्फ्यूजन है, और उसकी एक मिसाल ये भी है कि पेंटागन ने 2 दिन पहले अपनी मिलिट्री बेसिस को एक मुरासला भेजा कि इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करें कि ईरान को किस तरह पनिश करें। तो ये वो सारे एविडेंसेस हैं जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि उनके यहाँ कन्फ्यूजन है। इवन पाकिस्तान के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन है। एक तरफ वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। आज की अमेरिकन एम्बेसी की एक ट्वीट है जिसमें वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो अलकायदा और दाइश और दहशतगर्द तंजीमों का हमला है ये सबके लिए ख़तरा है। लेकिन दूसरी तरफ वो उज़्बेकिस्तान को, तालिबान को बेल आउट करने के लिए प्रेशराइज करते हैं कि उनके यहाँ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करें। तो ये बहुत सारी कंट्राडिक्शंस आपको नज़र आ रही हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि आपको अपने रीजनल जो मैकेनिज्म है उस पर फोकस करना रीजनल मैकेनिज्म पे फोकस करना होगा। मुनव्वर साहब साथ रहिए, वैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस दहशतगर्दी का जिक्र किया मुनव्वर हुसैन साहब ने कि पाकिस्तान में फैलती जा रही है, ताने बाने उसके अफगानिस्तान से मिलते हैं और फिर भारत प्रॉक्सीज के जरिए काम पाकिस्तान में करवाता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं 365 डिग्री में। ब्रेक से पहले हम मुनव्वर हुसैन साहब से बात कर रहे थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है, कश्मीर से नज़र हटाने के लिए भारतीय प्रॉक्सीज
पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती हैं, बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बाबर अलाउद्दीन साहब कि पाकिस्तान को इंगेज किया जाता है, कि पाकिस्तान अपने मामलात में उलझा रहा है, दहशतगर्दी करवाई जाती है और फिर जो है वो भारत से तवज्जो आलमी दुनिया की हटाने के लिए ये मामलात किए जाते हैं। आपके ख्याल में ये सिलसिला कब रुकेगा और कब अकल आएगी ये जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनको? देखिए, दो इसमें अवामिल है ना। एक तो वो लोग जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, जी हाँ, जैसे ये नाम नहाद टीटीपी के लोग हैं या बलूचिस्तान में जो नाम नहाद मेरी वही मुराद है। जी जी जी। तो इनके पीछे तो हिंदुस्तान है, वो क्यों करता है, मेरा ख्याल उसमें अभी फिलहाल डिस्कशन की जरूरत नहीं। बड़ा ऑब्वियस है, दुश्मन है, उसने यही करना है, वो इससे बाज रह ही नहीं सकता। पाकिस्तान की इस तरीके से हैसियत, पाकिस्तान की मजबूती, उसको किसी सूरत भी वो आंख नहीं बांधते, क्योंकि हम उसको हर जगह चैलेंज करते हैं, उसकी हेजमनी को नहीं मानते, उसके तोसीर पसंदाना ज़ाहिम में सबसे बड़ी रुकावट है, वो तो वजह रहेगी और उसने ऐसे ही करना है। अभी ये लोग जो उनका आलाई कार बनते हैं, मुख्तलिफ वजूहत हैं। बलूचिस्तान में रीजन डिफरेंट हैं, KPK में रीजन डिफरेंट है। KPK में टू स्टार्ट विद इसको रिलीजन के नाम पे हवा दी गई। मैं चूँकि वहाँ पर बहुत अरसा रहा हुआ, उन लोगों के साथ बहुत सारा इंटरेक्ट किया, मुझे इनकी फ़िलासफ़ी पता है। 9/11 के बाद शुरू हुआ, शुरू में अमेरिका की हमायत का एक वहाँ पर बयानिया बनाया गया कि उसके जो कि हम हमारी हैं, फिर वज़न के नाम पे उसको बढ़ाते आगे लेके आ गया। अभी वो लोग भी ज़ाहिर है पैसे के सारे के सारा इन्हसार है, उनका मुआशरे में उनकी रिहेबिलिटेशन हुई नहीं, उन्होंने कुछ करना नहीं है, कुछ करने को है नहीं, इतना आगे जा चुके हैं, पीछे आना मुश्किल है। घरों से वो निकले हुए लोग हैं, सोसाइटी भी उनको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती, तो उनको जहाँ से पैसा मिलता है उनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। ज़ाहिर नाम अभी भी वो मजहब का लेते हैं, मदारस को यूज़ करते हैं, मसाजिद को यूज़ करते हैं, रिलीजियस जो हमारे वहाँ पर लोग हैं उनको यूज़ करते हैं, सोसाइटी को टेरराइज करते हैं। और उनका भी यह सच कुछ डिमांड्स नहीं है कि ये किया जाए, हम ये छोड़ देंगे, ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। जो बलूचिस्तान में उनको ये सब बात दिखाया गया कि जी आप ऐसे करें, पाकिस्तान से अलहदा हो जाएंगे, आपको आज़ादी मिल जाएगी, आपका अपना मुल्क होगा। बलोच कौम है, बलोच कौमियत के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे उनको बहका, उनको इस तरफ लेके आ गए। पैसे का इस्तेमाल वहाँ पर भी है, तो अल्टीमेटली रीजन वही होती हैं। मैं अब याद रखें, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिन जिन इलाकों में महरूमियाँ होती हैं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बलूचिस्तान में महरूमियाँ रही हैं। अभी तो इशू दूसरी शक्ल अख्तियार कर गया ना जी। फाटा के जो हमारे पुराने इलाके थे वहाँ पर भी ये इशू रहे हैं, महरूमियों में लोग इस्तेमाल होते हैं, महरूमियों में लोग आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं और महरूमियों का इस्तेमाल करके लोगों का बिदर लगाते हैं। अंडरप्रिविलेज लोग हमेशा निशाना। अज़हर जावेद साहब की जानिब पढ़ते हैं। अज़हर जावेद साहब, जिस तरह से हमने जिक्र किया दहशतगर्दी का पाकिस्तान में, कि भारत प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, फिर अफ़गानिस्तान से ताने बाने मिलते हैं, अफ़गान तालिबान उसमें मुलव्वस हैं और TTP उसमें मुलव्वस है। अफ़गानिस्तान में एक पूरा दहशतगर्द गिरोह है मुख्तलिफ जत्थों की सूरत में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, फंडिंग उसकी भारत करता है। इस सिलसिले को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से रोकना चाहिए, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर बहुत मौसर तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही हैं इनके खिलाफ, और अब तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं? देखिए, एक बात तो ये तयशुदा है कि भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन, और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान के अंदर मामलात को ख़राब करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इस वक्त ये बात भी तस्लीम शुदा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो कुछ हो रहा है वो भारत की फंडिंग के ज़रिए हो रहा है। तो अब तो ये तो ओपनली ढकी छुपी बात ही नहीं है। भारत के, अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर्स जाते हैं, भारत जाके हैं, वहाँ जाके उनसे बात करते हैं, ट्रेनिंग के सिलसिले जारी हैं, वहाँ पे जाके वो कहते हैं हमारा DNA एक है। तो इससे ज़्यादा गठस जोड़ की मिसाल क्या मिल सकती है? इस वक्त आपको शायद ये भी याद होगा कि कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क वसी करने की कोशिशें करता रहा। अब रिसेंट सबसे अहम जो मिसाल एक आपको, जो ये आज़ाद कश्मीर में जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी सो कॉल्ड जो है, उसके पीछे भी अब फंडिंग, जो भारतीय फंडिंग के बड़े वाज़ेह सबूत मिले हैं, और वहाँ पर भी जो कुछ हो रहा है उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट के बारे में मुसद्दिका जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। इस सारी सूरत हाल में देखिए, हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वो मुसलसल इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ़ हैं, और हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स
अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनकी बुनियाद पर कई गुना जो धमाके हैं या जो हमले हैं उनको बाकायदा तौर पर रोका गया है। तो ये एक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिक्योरिटी का, वो ये बात साबित करता है कि पाकिस्तान अपनी तैयारी मुकम्मल करके चल रहा है, अपनी प्लानिंग कर रहा है, और उसमें किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, चाहे वो पुलिस है, रेंजर्स है, कांस्टेबलरी है, हमारे पाक फौज के जवान और ऑफिसर्स हैं, वो उसमें किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रहे। तो इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान को रोकने के लिए आपको याद होगा एयर स्ट्राइक्स भी की गई हैं, उनके जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको भी तबाह किया गया। और इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए कि जो जो जहाँ जहाँ आप नज़र आता है, क्योंकि अब तो सैटेलाइट एक सर्वेलेंस होती है, पता चल जाता है किधर से कौन किधर मूव कर रहा है। तो इस सिलसिले को पाकिस्तान को मज़ीद सिलसिले को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में माइट इज़ राइट का असूल चल रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जाहिर बात है वो अपनी ताकत का पे निसार कर रहे हैं, और इस पे भारत को भी शाय मिलती है। और जो इसराइल के साथ मिलके जो उसकी मनसूबाबंदी है, और इवन पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग उन्होंने छेड़ी मार का हक में भी इसराइल उनके साथ खड़ा था। तो इस सूरत हाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं पूरी उम्मीद है पे जो वो उस पर काबू पाएंगे और इसको रोकने में कामयाब भी होंगे, कामयाब हो भी चुके हैं और कामयाब होंगे भी। मुनव्वर हुसैन साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस अहसन तरीके से अपना काम कर रही हैं, और जिस तरह से अभी बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी जिक्र किया कि जो लोग महरूमियों का शिकार होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं, कितना दुखदेह अमल होता है ये। एक तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो दहशतगर्दी का कला कमा कर रही हैं, फिर कुछ लोग यहीं से उठते हैं और अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं गैर मुल्की फंडिंग के ऊपर। ये कितना पेचीदा अमल है। जी हाँ, ये वाक़ई बहुत पेचीदा अमल है, और इसमें एक वजह नहीं है इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं, और लिहाजा इसको टैकल करने के लिए भी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की आपको ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम ऐसा तरीके से कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तकरीबन दहशतगर्दों की कमर को उन्होंने तोड़ के रख दिया है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि जिस तरह से आपने बताया, इंटरनल जो हमारे लोग हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं पैसों की खातिर, या किसी सियासी वजह की वजह से, या मजहबी वजह की वजह से, या कुछ महरूमियों की वजह से, तो उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो जब हम स्ट्रैटेजी बनाते, और इनफैक्ट इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान बना था, और बड़ा कंप्रिहेंसिव प्लान था, मेरा ख्याल है कि उसको अपनी फुल स्पिरिट के साथ नाफिज होना चाहिए। इसका एक माशी पहलू भी है, इसका एक सियासी पहलू भी है, इसका एक समाजी पहलू भी है, इसका एक अस्करी पहलू भी है। तो हमें मुख्तलिफ अंदाज से इस पे काम करना होगा, और साथ में जो अफगानिस्तान है उसके हवाले से भी हमें जहाँ पे बायलैटरल रीजनल अप्रोच को हमने लेके आगे चले, उसे कंसिस्टेंटली आगे लेके जाना भी चाहिए। और सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और सोशो इकनॉमिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो इंडिया और इजराइल की स्पेस क्रिएट हुई है उसे हम ख़त्म कर दें। ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि माजी में जो हमारी पॉलिसी थी, जहाँ पे कुछ ग्रे एरिया ऐसा रह गया जिसकी वजह से एक ऐसी स्पेस क्रिएट हुई अफगानिस्तान में जिसे इंडियंस ने और इजरायलियों ने आके फिल किया है। और इसमें सिर्फ इंडिया और इजराइल नहीं इसमें शामिल रहे, बल्कि बदकिस्मती से हमारे कुछ अरब दोस्त ममालिक भी इसका हिस्सा बने रहे, और उनका अब नाम लिए बगैर आप भी समझते हैं, जो आपके देखने वाले हैं वो भी बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। तो हमें उनको भी डील करने के लिए डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि ये जो ऑक्सीजन मिल रही है दहशतगर्दी को, इसको नापेद किया जा सके। ठीक है, अज़हर जावेद साहब आप हमारे साथ ही हैं, मुनव्वर हुसैन साहब आप हमारे साथ ही हैं, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब आप हमारे साथ ही हैं, और अभी हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। और अभी मुनव्वर हुसैन साहब भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि ट्रंप साहब जो हैं वो जंगें रुकवाते हैं, लेकिन जब जंगें रुकवाते हैं तो दोबारा शुरू भी करवा देते हैं। जिस तरह अमेरिका ईरान कशीदगी अभी जारी है, एक हिस्सा पाकिस्तान में हुआ और दूसरा राउंड जो है वो फिर कतर में हुआ, और उसके बाद जो है वो जंग बंदी हुई, लेकिन जंग बंदी दोबारा से उसको ब्रीच कर दिया गया। ये सिलसिला कब तक चलेगा,
कब ये रुकेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं 365 डिग्री में। और अजहर जावेद साहब, जिस तरह से ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अमेरिका ईरान मामले के हवाले से पेचीदा होता जा रहा है, और जिस तरह ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, असर सारी दुनिया में उसका पड़ रहा है। आपने हुर्मुज़ का मामला, फिर बाबुल मंदब पर मामला गया, हौसी इसमें घुस गए, और फिर जो है वो ईरान की जानिब से सऊदी अरब पे हमले किए गए, सऊदी बेसिस जो अमेरिका के कंट्रोल में हैं उन पर जो है वो हमले हुए। ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? अब एक लंबा अरसा हो गया है इस जंग को, और सारी दुनिया फेड अप है इसको देखते हुए, क्योंकि सारी दुनिया इसका शिकार हो रही है ऑयल प्राइसेस की वजह से, मज़ीद जो ट्रेड रुकी हुई है उसकी वजह से। ये देखिए, अभी आज ही मेरे ख्याल एक बयान मेरी नज़र से गुजर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी सोर्सेज से कहा गया था कि अगले 48 घंटों में एक और मुआहदा तय पाने का इम्कान है, कि जो आपने हुर्मुज़ है उसके हवाले से। लेकिन बयानात में अभी भी वाज़े कह सकते हैं तजाद मौजूद है अमेरिका के भी। सब अमेरिका कहता है उस मादे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जो ओमान में होगा, तो ये तो फिर मामला वहीं रहेगा, लड़ाई वहीं रहेगी और दोनों लड़ते रहे। वाज़े तजाद मौजूद है दोनों तरफ से, एक सबकत ले जाने की या दूसरे को हराने की जो ये जंग शुरू हुई है, उसमें जो नुकसान हो रहा है वो पूरी दुनिया के लोगों का हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा फ्यूल प्राइसेस से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो एक सुपर पावर है अमेरिका, उसको सुक्की का सामना करना पड़ा है। वो जहां एक हफ्ते के अंदर पूरी ईरान रजीम को चेंज करने के लिए आया था, ईरान पर कब्जे करने के लिए आया था, ईरान पर अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान मुसल्लत करने आया था, वो आज भी मेरे 2.5-3 महीने कितने हो गए, इतनी देर में भी आज तक वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। उसके बरक्स ईरानी अवाम ने अपने नए लीडर को भी मुंतखब किया, एक हुकूमत वहाँ पे कर रही। तो इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं कि अभी ये काम चलेगा, अभी ये काम चलेगा। मुनव्वर साहब को शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। मुनव्वर साहब, जिस तरह से अजहर जावेद साहब कह रहे हैं कि अभी तो ये मामला लंबा चलेगा, कितना लंबा चलेगा सर? और एक तरफ से मुआहदा होता है, एक फरीक मानता है, दूसरा फरीक जो है वो उससे पीछे हट जाता है, तो क्या सिर्फ जो है वो फेस सेविंग के लिए मामला हो रहा है? अपर हेड लेना चाहता है कोई एक मुल्क, दोनों मुल्कों में से? अगर वो अपर हेड मिल जाएगा तो मामला हल हो जाएगा? देखें, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि अमेरिका ने 3 एंटिटीज़ के ऊपर से पाबंदी हटा दी है, सैंक्शंस हटा दी हैं, IRGC के साथ वो कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये कि मुआहदा बहुत करीब है। और साथ में इजरायली टेलीविज़न नेटवर्क ने, जिसे अल जज़ीरा ने कोट किया है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी ये इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, हमें मालूम है कि वो उनकी बड़ी सख्त पेनिट्रेशन है वाइट हाउस के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पेंटागन के अंदर। उन्होंने दावा ये किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एट एनी कॉस्ट ये डील चाहते हैं। ईरान ने 3 शर्तें सामने रखी हैं। पहली शर्त ये कि जो नेवल ब्लॉकहेड है वो मुकम्मल ख़त्म होगा। दूसरी शर्त ये है कि जो ईरान के तेल एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदियां हैं वो मुकम्मल उठाई जाएंगी। और तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि जो उनके फ्रीज एसेट्स हैं उनके बारे में सोचा जाएगा, उनको क्लियर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पहली साइन है जो अभी मैं आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ रख रहा हूँ, और ईरानी सोर्स से मेरे पास आई है इस वक्त, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको सीरियसली लेना चाह रहे हैं। और उसकी वजह हमें समझ आती है। एक वजह तो ये कि सियासी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर बढ़ रहा है, और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी जंग को तूल नहीं देना चाहते, बल्कि वो तो जंग करना ही नहीं चाहते थे, उनको घसीट के जंग में लाया गया। दूसरी वजह यह है कि जो आर्म्स की डिप्लीशन है उसका बड़ा सीरियस इस वक्त मामला चल रहा है वाशिंगटन DC के अंदर, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बास जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या इंटरसेप्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए। और तीसरी जो वजह मुझे समझ आ रही है वो ये कि जो इस वक्त नेतन्याहू ने विजिट पे किया वाशिंगटन DC का, लगता है वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया। अब इजराइल खुद पीछे हट गया है और इसके अंदर अमेरिका को घसीट के लेकर आया है, तो नुकसान तो अमेरिका का हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और आखिरी आपको एक तारीख का किस्सा सुनाऊं कि वियतनाम वॉर भी
कोई अमेरिका की जंग नहीं थी, वो फ्रांस की जंग थी। और जब फ्रांस ने डीएन बीएन फ्यू में मार खाई तो उसके बाद अमेरिकन मिलिट्री एडवाइजर्स आए और उस तरह से ये निक्सन जॉनसन के वक्त में ये किस्सा बढ़ता चला गया। और फिर हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने उसके अंदर बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, यानी 58,226 कैजुअलिटीज़ और 2,000 मिसिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये वियतनाम जैसी सिचुएशन से ट्रंप साहब बचना चाहते हैं और ये अक्लमंदी है। और इसकी डोमेस्टिक हो सकता है पॉलिटिकल कॉस्ट वो पे करें, लेकिन अमेरिका को वो बचा लेंगे। और जो उनका पुराना नारा है कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, उसमें वो किसी हद तक कामयाब। मुनव्वर साहब, ये तो वक्त बताएगा कि अमेरिका को बचा लेंगे और कितना जो है वो बचा पाते हैं। अज़हर जावेद साहब, जिस तरह से मुनव्वर हुसैन साहब ने कहा कि अमेरिका को बचा लेंगे और वो वियतनाम वाली सिचुएशन नहीं बनेगी, आपके ख्याल में जो डेंट अब तक डल चुका है और जंगी साजो सामान के एसेट भी, खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि आधे आधे ख़त्म हो चुके हैं, अमेरिका भी यही चाहता है कि जंग कहीं ना कहीं रुक जाए, आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख को बहाल रख पाएंगे या फिर द डैमेज हैज़ बीन डन, हो चुका है जो होना था? देखिए, मसला ये है कि किस तरह का डैमेज क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए, अमेरिकन ऑडियंस के लिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, साख के लिए क्या, लोकल जो अमेरिकन ऑडियंस है या इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए या आलमी कुव्वतों के लिए या लोकल कुव्वतों के लिए। बात यह है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पूरी एक डिफरेंट, मैंने 52 कितनी स्टेट्स हैं उसकी, उस सारे मामले में जो उसका वोटर है वो अब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन भी हो रहे हैं वहाँ पे। तो उस सारी सूरत हाल में लोकली मुझे उसके लिए कोई इतना मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इंटरनेशनली जो अमेरिका की एक साख थी, जो अमेरिका का एक रोब था, जो एक दबदबा था, वो उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। वो डेंट में जैसे पहले बताया कि वो एक हफ्ते में फतह करने के लिए आए थे, तो अभी भी वो मिन्नतें कर रहे हैं या बैकग्राउंड राब्ते कर रहे हैं, तो उसके बाद वो इस पे एक मुआहदा चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका इस वक्त एक मखमसे में फंसा हुआ है, वो शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता। और ईरान इस वक्त जो स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है वो अपने दुश्मन को थका रहा है, वो थका के उसको उस हद तक लेके आना चाहता है कि वो अपनी शराइत पर वो चीज़ों को हासिल करे। क्योंकि ईरान का नुकसान तो पहले जितना होना था हो चुका है, उसकी आवाम जो है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। तो इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि ईरान जो है उसका अपर एंड होगा और अमेरिका को कहीं ना कहीं कंसीड बहुत सारी चीज़ों पे करना पड़ेगा। अज़हर साहब, जिस तरह से आपने कहा ईरान का अपर हैंड होगा, तो अगर ईरान का अपर हैंड रहेगा तो अमेरिका उसको कबूल कर लेगा? देखिए, अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, एक मुआहदा आपको याद होगा स्विट्ज़रलैंड में भी हुआ, पाकिस्तान की मेज़बानी में, कतर की मेज़बानी में, और उस सारे मामलात में बहुत सारी चीज़ें कहा यह जाता है कि ईरान ने जो अपने मफादात को सामने रखते हुए फिर वो जो मतलब अटैक होना शुरू हुए जो अपने हरमस के बाद, उसको उन्होंने उतना फुली ऑनर नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो IRGC नहीं पसंद करती थी। तो इसके बाद से फिर अमेरिका की तरफ से जो एक हमले शुरू हुए वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पसंद नापसंद डिफरेंट चीज़ हो जाती है। हालात को देखते हुए, वाक़यात को देखते हुए अमेरिका जो इस वक्त सिचुएशन में फंसा हुआ है उसको निकलने के लिए कोई ना कोई वे आउट चाहिए जिसमें वक्ती तौर पर उसकी सुबकी भी हो जाए, तो उसको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो ओमान के साथ मुतवक्किल मुआहदा था जिसमें अभी अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ये पूरा हो जाता है तो क्या अमेरिका को फेस सेविंग मिल जाएगी? ईरान भी जो है वो इस पर इख्तफा कर लेगा? देखिए, वो ईरान और ओमान की आपस की जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसको ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में वो तय पा जाएगा, उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन ओमान जो है वो ज़ाहिर बात है अमेरिका के ज़ेरे असर भी है, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ के भी करता है। तो ये मुआहदा एक कलीदी बुनियाद बन सकता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो कोई भी मुआहदा हो, स्टार्ट हो, एक उसका एक CBM हो, एक लोकल इस्तेहकाम के लिए ये चीज़ हमें इन द लॉन्ग रन जो है वो बेहतर होगी खित्ते के लिए। अच्छा, अज़हर जावेद साहब, अब ये बता दीजिए
कि हमने देखा कि पीछे जो मामला सारे चल रहे थे उसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान ही मामला चल रहे थे और खलीज मशरिक़ वस्ता के ममालिक इसमें जो है वो शामिल हो रहे थे। अब जो मामला है इसराइल इसमें खामोश है। हमने माजी में जब भी देखा कि जब भी जो है वो कोई मामला होता था या सुलह होने लगती थी तो इसराइल जो है वो ईरान पर हमला कर देता था। अब इसराइल इतने अरसे से खामोश है, तो आपको क्या लगता है कि अब अगर ये मामला हल हो जाएगा तो क्या दोबारा इसराइल बोल पाएगा, दोबारा उठेगा, दोबारा इसको सबूताज करेगा, स्पॉइलर का किरदार दोबारा तो नहीं अदा करेगा? देखिए, इजराइल से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। इजराइल जो है वो अनप्रेडिक्टेड है और ख़ास तौर पर जो ईरान को लेके उसके साथ उनकी जो दुश्मनी है वो उसमें किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो अभी भी चीज़ें जो हैं बहुत सारी, वो वाइट हाउस हो, डोनाल्ड ट्रंप की टीम है जो उसके साथ वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं होने देते। तो ईरान ये कहना कि इजराइल चुप है, इजराइल भी वेट एंड सी की पॉलिसी पे है। जो काम अमेरिका खुद अब डायरेक्ट कर रहा है, अपना असला इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी ईरान को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ वो महसूस करेंगे कि उनके मफादात को का सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा या उनके ख़िलाफ़ बात चाह रही है, तो वो उनसे कुछ भी वही कर सकते हैं और वो कुछ भी दोबारा हमला भी कर सकते हैं। तमाम अपने वसाइल भी। ठीक है, वाज़ा जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। बाबर आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब देखना ये है कि जो मामला चल रहे हैं, ओमान के साथ ईरान की डील हो रही है, अमेरिका उसमें शामिल होता है क्या? जब ये मामला हल हो जाते हैं तो इसराइल का इसमें क्या किरदार रहेगा, जो माजी में सिर्फ एक स्पॉइलर का रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे 365 डिग्री से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।